नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है विमेन राइट्स मूवमेंट और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट दीपशिखा मैम। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। मैम, जब भी हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो बार बार नरगिस मोहम्मदी का नाम सामने आता है और उन्हें हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो हमारे दर्शकों को नरगिस मोहम्मदी के बारे में थोड़ा बताइए। जी सौरभ, नरगिस मोहम्मदी के कंट्रीब्यूशन को बताने से पहले मैं ईरान की जो हिस्ट्री रही है विमेन राइट्स को लेकर उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, तो उस रेवोल्यूशन से पहले जो रजीम थी वहाँ पर उनकी पॉलिसीज़ महिलाओं के लिए, और जो 79 के बाद जो रजीम आती है उनकी पॉलिसीज़ महिलाओं के लिए काफ़ी अलग हैं। 79 के पहले आप स्टेट का बहुत ही मिनिमल रोल महिलाओं की लाइफ में देखते हैं। तो 79 की पहले की जो रजीम थी उन्होंने फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट वो वहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें पोलीगेमी जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं उसे कर्टेल किया गया था और महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। और पब्लिक प्लेस में उन्हें अपना फेस कवर करना है या वेल रखना है कि नहीं, वो एक चॉइस थी। पर 79 के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले जो रजीम आए उन्होंने फैमिली प्रोटेक्शन एक्ट को रिपील कर दिया और जो वेलिंग है पब्लिक प्लेस में वो मैंडेटरी कर दिया गया। और अगर कोई महिला इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, स्पेशली जो उनका कॉन्डक्ट होना चाहिए पब्लिक प्लेस में, अगर वो वैसा नहीं है जैसे स्टेट चाहती है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। आप काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे महिलाओं ने इस तरह के जो स्टेट के नीतियाँ थी उसके खिलाफ उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट तक कर दिया। 2019 की ही बात है जहाँ पर एक महिला फुटबॉल मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में एंटर करना चाह रही थी और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। प्रोटेस्ट में आकर उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट कर दिया। तो आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट काफ़ी है ये समझने के लिए कि क्यों नरगिस मोहम्मदी पिछले 20 सालों से वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्हें 2023 में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया है। उनकी अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस की बात करूं, वो तेहरान में एक जेल है, वहाँ पर 31 साल जेल की सज़ा उन्हें सुनाई गई है, वो काट रही हैं। और उनकी अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो एक इंजीनियर रही हैं, पर 2011 में उन्हें फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उन्हें 13 टाइम्स अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी जो फैमिली है वो एग्जाइल में रह रही है पिछले 11 सालों से और वो उनसे उसके बाद नहीं मिल पाई हैं। हाँ मैम, कहीं ना कहीं जो 1979 था तो उससे पहले महिलाओं के पास कई तरह के अधिकार थे और उसके बाद उनके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट ने वापस ले लिए या उनसे छीन लिए, जिसके खिलाफ वहाँ पर हमें आंदोलन दिखाई दे रहा है इस समय। मैम, जो नरगिस मोहम्मदी हैं इन्होंने अपने जो इनको यातनाएं दी जा रही हैं, आपने बताया कि इनको 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, तो जेल में इनको कई तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, जिसके बारे में इन्होंने कोई किताब लिखी है वाइट टॉर्चर करके, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, वाइट टॉर्चर एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में इसको पहले रिकॉर्ड किया गया था। 2020 में इन्हें बेल मिली और बाहर आते ही उन्होंने जो स्टेट है उसके अगेंस्ट एक जुडिशियल कंप्लेंट करी। किस तरह से जो स्टेट है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखती है, मैं इसकी मीनिंग को अभी एक्सप्लेन करूँगी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो प्रिजनर्स होते हैं उनको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसका पर्पज़ ये है कि अगर वो किसी के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर जो अपने अधिकारों के लिए या फिर दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और वाइट टॉर्चर वो इसलिए इसको कहती हैं क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इंजरी आपको नहीं कर रहा है, पर क्योंकि आप इतने आइसोलेशन में रहने लगते हो कि आपकी सेंसेस ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देती हैं। और जब ऐसे लोग जेल से बाहर आते हैं तो उनके अंदर एनर्जी ना तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए होती है और ना ही किसी और के अधिकारों के लिए। हाँ मैम, इसीलिए इसको वाइट टॉर्चर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है कि कोई टॉर्चर हुआ है, शरीर पर कोई मार्क नहीं है उसका, लेकिन वो टॉर्चर को एक तरीके से इतना वो मेंटल टॉर्चर इतना हो जाता है कि वो अपने डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जी, तो कुछ महिलाओं की अगर आप इसमें टेस्टिमनी सुनेंगे तो उन्होंने इन एक्सपीरियंसेस को डेथ लाइक एक्सपीरियंस से भी रिलेट किया है। पर यही अगर हम नरगिस मोहम्मदी को देखें तो इन्हें भी इस तरह की कन्फाइनमेंट में रखा गया है, पर अनब्रेकेबल जैसे कि वो खुद को कहती हैं, वो अभी भी स्टेट के अगेंस्ट उनकी लड़ाई वो जारी है। और रिसेंटली उन्हें एक उनके रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि हेल्थ उनकी काफ़ी डिटेरियोरेट कर रही है,
वो रेगुलर चेकअप के लिए जब उन्हें बाहर लेकर आए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो तब तक बाहर नहीं जाएंगी जब तक उनको बिना वेल के जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टेट को ये एक्सेप्ट करना पड़ा और वो अपने आप में एक बहुत ही कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं लगेगी, बट जब वो बाहर आएँ और जो महिलाएं उनको एज एन इंस्पिरेशन देखती हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था कि इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो अपने अधिकारों के लिए और दूसरों के अधिकारों के लिए अभी भी अपने पर्पस पे जुड़ी हुई है। मैम, हमने अभी तक जो नरगिस मोहम्मदी हैं उनके बारे में और उनको जो जेल में यातनाएं दी जा रही हैं उनके बारे में समझ लिया है, लेकिन जो वुमेन राइट्स हैं उनकी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है और ये मूवमेंट भी काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो वुमेन राइट्स मूवमेंट की हिस्ट्री क्या रही है वो हमें थोड़ा समझाइए। जी, वुमेन राइट हिस्ट्री को समझने से पहले अगर हम सोसाइटी का एवोल्यूशन देखें, किस तरह से जो सोसाइटी थी वो एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से हम सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े और किस तरह से जो डिवीजन ऑफ लेबर था मेन और वुमेन के बीच में वो कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड होने लगा और धीरे धीरे जिस तरह से जो पेट्रियार्कल समाज है उसकी जड़ें मजबूत होती रहीं तो महिलाओं को एक डोमेस्टिक जो उनका स्फेयर है उसमें लिमिट कर दिया गया, घर के कामकाज तक सीमित कर दिया गया। जी, घर के अंदर के काम महिलाएं करेंगी और घर से बाहर के काम सारे पुरुष करेंगे। जी। तो आपको एक स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन देखने को मिल जाएगा पब्लिक स्फेयर में और प्राइवेट स्फेयर में, जहाँ प्राइवेट स्फेयर में सिर्फ महिलाएं एक्टिव हैं और जो पब्लिक स्फेयर है वहाँ पर मेल्स एक्टिव हैं। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री को आगे ट्रेस करें तो एनलाइटनमेंट का टाइम आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जिसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर आप देखेंगे कि जब 1792 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना तो महिलाओं को पब्लिक स्फेयर से फिर से बैन कर दिया गया। तो इनिशियली जब वुमेन राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होते हैं वो महिलाओं की जो पर्सनल स्फेयर को लेकर उनके राइट्स हैं, चाहे वो मैरिज है या फिर प्रॉपर्टी राइट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर उनके राइट्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हुए थे। वही जो महिलाएं जो एक अधिकार की अपेक्षा कर रही थी कि रिवॉल्यूशन के बाद में उन्हें भी लिबर्टी मिलेगी, वो उन्हें मिल नहीं पाई थी। मैम, इसके बाद में जो वुमेन राइट्स हैं उसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, उनके बारे में हमें बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे इवेंट्स के बाद भी उन्हें अपने अधिकार नहीं मिले, तो 18th और 19th सेंचुरी आते आते जो यूरोप में स्पेशली महिलाएं थी उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया प्रेशर ग्रुप के फॉर्म में, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। 1848 में फर्स्ट वुमेन राइट्स कन्वेंशन हुई न्यूयॉर्क में, इसे सेनेका फॉल कन्वेंशन भी कहा जाता है, जहाँ पर महिलाओं ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल राइट्स को लेकर। 1911 में फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया जिसमें महिलाओं के लेबर राइट्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई गई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं वुमेन राइट्स मूवमेंट में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जिस स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन की हम बात कर रहे थे पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री ब्लर होने लगी, क्योंकि जो आर्मीज़ थी वॉर के लिए उसमें जो पुरुष थे उनको जाना पड़ा और फैक्ट्री सिस्टम जो काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया था तब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, उसमें काम करने के लिए महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। तो क्योंकि पुरुष चले गए थे आर्मी में युद्ध लड़ने के लिए और जो महिलाएं हैं उनको घर से बाहर आकर के फैक्ट्री में उत्पादन का काम संभालना पड़ा। यहीं पर मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम पर जो महिलाएं थी फैक्ट्री वर्कर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलेगोरिकल फिगर या एक फिक्शनल कैरेक्टर आप कह सकते हैं, रोजी द रिवेटर, उसको बनाया गया। जैसा मैम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत माता को एक सिंबल की तरह क्रांतिकारियों ने यूज़ किया था। जी, और इस तरह के सिंबल से फिर लोग रिलेट कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं जो भी मूवमेंट है उसके लिए। तो इन सब डेवलपमेंट के बाद में आप देखेंगे कि महिलाएं क्योंकि अब पब्लिक स्फेयर में बहुत एक्टिव हो गई हैं, उनके चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद में अब जो महिलाओं का जो मूवमेंट थे, उनकी जो पर्पस थे वो कहीं ना कहीं अब वर्क प्लेस इक्वालिटी को लेकर, वेजेस को लेकर, उनके लेबर राइट्स को लेकर बन जाते हैं। इसी टाइम पर यूएन जैसी संस्थाएं भी स्थापित होती हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए स्पेसिफिक चार्टर को इंक्लूड किया जाता है। हाँ मैम, जैसे महिलाएं शुरुआत में अपने पॉलिटिकल राइट्स और अपने पर्सनल राइट्स के बारे में डिमांड कर रही थी, अब वो जब पब्लिक स्फेयर में आ गई हैं तो अब वो पब्लिक स्फेयर में जो उनको राइट्स चाहिए, जो इक्वलिटी चाहिए, इक्वल पे चाहिए उन्हें, उसके बारे में वो बात कर रही है, अपने वर्क प्लेस के बारे में वो बात कर रही हैं। ऐसे अधिकार उन्हें अब चाहिए।
मैम, जो वुमेन राइट्स मूवमेंट है इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने वैश्विक स्तर पर तो जान लिया है, लेकिन हमारे दर्शकों को भारत में वुमेन राइट्स मूवमेंट को लेकर के क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बताओ। जी, भारत में अगर मैं मूवमेंट से पहले महिलाओं की स्थिति की बात करूं अलग अलग काल में, तो एंशियंट इंडिया में महिलाओं की स्थिति रिलेटिवली बेहतर थी। मेडिवल टाइम में इन्वेजन्स होते हैं और जो सामाजिक कुछ कुरीतियां हैं जैसे पर्दा सिस्टम है या सती है, इनका इमर्जेंस आप देखते हैं। मॉडर्न टाइम में कॉलोनियल गवर्नमेंट आती है और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आप देखते हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए जाते हैं। हालांकि वो जो मूवमेंट थे वो मेल्स के द्वारा ही लीड किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या उनके चैलेंजेस हैं, उसको देखने का जो एक लेंस था वो पुरुषों का ही था। यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि इस वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, पर महिलाएं खुद अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले रही थी। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लूँ, जो एजुकेशन में करिकुलम था वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया जो महिलाओं के ट्रेडिशनल जो रोल हैं फैमिली में उसके साथ अलाइंड हो। तो आप होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का आना देखते हैं जहाँ पर महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से वो एक अच्छी वाइफ या अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। हम क्योंकि जैसे हम देखते हैं तो जो शुरुआत में वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये सभी जो हैं पुरुष ही हैं वो बात कर रहे हैं। कोई महिला अभी महिला अधिकारों के बारे में बात नहीं कर रही। जी, ये बिल्कुल सही है। और जैसे कि मैंने कहा कि इससे हम ये नहीं कह सकते कि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा है। इनफैक्ट जो कुरीतियों की हम बात कर रहे थे, चाहे वो सती हो या विडो रीमैरिज हो, ये इन्हीं के प्रयासों की वजह से इनके अगेंस्ट एक्ट्स लाए गए थे। और इन्होंने जो महिलाओं के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो उस टाइम स्टेप्स लिए थे, उससे एक अच्छा बेस बन गया आगे के वुमेन राइट्स मूवमेंट के लिए। और एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट ये रहा है कि जैसे जैसे महिलाएं एजुकेट होती रहीं, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब महिलाएं खुद ये बता सकती हैं कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस सोसाइटी में किस तरह से हैं और वो उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ तो एक नाम बहुत फेमस है हिस्ट्री में, राशुंधरी देवी। उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं हुई है, उन्होंने खुद पढ़ना सीखा। अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किस तरह से उनकी सोशल लाइफ, डे टू डे लाइफ रहती है, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, वो आप उसमें देख सकते हैं। सिमिलरली बेगम रुकैया, इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी सुल्तानाज़ ड्रीम, जिसमें वो एक यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना करती हैं जहाँ पर महिलाओं के पास में एजुकेशन के राइट्स हैं और वो काम कर सकती हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इन जो ये राइटिंग्स हैं, इसमें महिलाएं किस तरह से अपनी जो एस्पिरेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं, उसको बता रही हैं। मैम, जैसे जो अभी आपने बताया कि सुल्तानाज ड्रीम था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो शिक्षा मिली, शिक्षा के बाद में उन्होंने कल्पनाएं करना शुरू किया कि उनके अधिकार कैसे होने चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने के बाद में एक किस तरह की सोसाइटी बननी चाहिए। इसी तरीके से हमें सावित्रीबाई फुले का भी नाम दिखाई देता है और पंडिता रमाबाई भी हैं, फिर बाद में तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जैसी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाएं हमें वुमेन राइट्स मूवमेंट के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। जी, इस समय की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वुमेन इंडियन एसोसिएशन का स्थापित होना है। 1917 में ये इस्टेब्लिश हुई एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और इसने वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो 1880 से 1920 का जो टाइम रहा है, उसको इंडिया में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा मैम, ये आपने जो फेमिनिज्म शब्द का जो यूज़ किया है, तो जब भी हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो एक फेमिनिज्म शब्द हमेशा साथ में पैरेलली चलता है। तो ये फेमिनिज्म और वुमेन राइट्स क्या एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो इनका अंतर क्या है? ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, वो हमें समझा दीजिए। जी, फेमिनिस्ट एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड टर्म है, बहुत ही स्टीरियोटाइप जुड़े हुए हैं इस टर्म के साथ में। तो अगर मैं सिंपल एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, स्कूल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक पुरुष भी हो सकते हैं, एक महिला भी हो सकते हैं, और अगर आप पुरुष और महिलाओं के इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं तो आप एक फेमिनिस्ट हैं। अगर फेमिनिज्म की मैं बात करूं, ये वर्ड को कॉइन किया था चार्ल्स फ्यूरियर ने, एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे
1837 में इन्होंने इसे कॉइन किया और वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं इसमें जहाँ women लिबरेटेड हैं, फ्री हैं। और फेमिनिज्म की मैं अगर बात करूँ तो एक ये मूवमेंट है बेसिकली जो एडवोकेट करता है महिलाओं के इक्वल पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल राइट्स को। अच्छा, ये तो फेमिनिज्म के बारे में हमने समझ लिया है। आपने साथ में एक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा था, तो उसके बाद भी क्या कोई वेव आई है और वर्तमान में कौन सी फेमिनिज्म की वेव चल रही है वो बताइए हमें। जी, सो अगर हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करें तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि किस तरह से जो वुमेन राइट्स मूवमेंट थे उनका जो स्कोप था या पर्पस था वो डेकेड आफ्टर डेकेड चेंज होता गया। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की टाइम पीरियड में। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को आप 1960s ऑनवर्ड्स देख सकते हैं और जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो 1990s ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। हाँ मैम, जैसे 1990s है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिकेड रहा है हिस्ट्री के हिसाब से। उस टाइम पे मेनली एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं और सोवियत संघ का भी विघटन उस समय हुआ है। तो हमें थोड़ा एग्जांपल के साथ बताइए कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में किस तरह के राइट्स की बात हो रही थी और बाद में कौन कौन से राइट्स की बात इसमें हुई है। देखिए, अगर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की मैं बात करूं तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं वुमेन राइट्स मूवमेंट की हिस्ट्री से। और इनिशियली जो मूवमेंट का जो पर्पस था वो वुमेन के पर्सनल स्फेयर में उनके राइट्स को लेकर था, उनके मैरिज रिलेटेड जो राइट्स थे या फिर प्रॉपर्टी राइट्स थे उसको लेकर था। 19th सेंचुरी के एंड होते होते जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया पॉलिटिकल राइट्स को लेकर। इनफैक्ट जो टर्म है फर्स्ट वेव वो कॉइन की गई थी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के आने के बाद में। और उसका पर्पज़ ये था कि जो फर्स्ट वेव में वुमेन के सोशल और कल्चरल राइट्स की जो बात हो रही है, उसकी इनइक्वालिटी को जो दिखाया गया है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनका पब्लिक स्फेयर में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल राइट्स हैं। अगर मैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करूँ तो जो महिलाओं के अधिकार हैं उसमें थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर बात होती है, जैसे उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या जेंडर रोल्स को लेकर हैं और उनके वर्क प्लेस में इक्वालिटी को लेकर राइट्स हैं। इस टाइम पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक आई थी 1963 में। बेटी फ्रिडान ने फेमिनिन मिस्टिक करके एक बुक लिखी थी जिसको क्रेडिट किया जाता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के शुरू होने के लिए, जिसमें वो बेसिकली ये बता रही हैं कि किस तरह से यूएस में उस टाइम जो एक प्रिवेलिंग नोशन था कि जो फेमिनिन महिलाएं हैं वो ना तो एजुकेशन के लिए प्रयास करती हैं, ना उनकी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होती है और वो ना काम करती हैं। और इसी टाइम पर एक स्लोगन था पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन बना, जिसका मीनिंग ये है कि जो महिलाओं की पर्सनल लाइफ है और उनकी पॉलिटिकल लाइफ है वो इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हाँ मैम, उसको क्योंकि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल भी है, क्योंकि पर्सनल और पॉलिटिकल को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जी, जैसे अगर महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ पॉलिटिकल एक्शन लिया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए जो उनके पर्सनल स्फेयर को लेकर है, तो जो सिस्टम लेवल पे जो चेंज है वो पॉसिबल हो पाता है। इसी फेज में पर्सनल इज पॉलिटिकल एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन था जो सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो महिलाओं के पर्सनल इश्यूज़ हैं और जो उनका पॉलिटिकल स्फेयर है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर वो अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर, उनके जो पर्सनल चैलेंजेस है, ग्रीवेंसेस हैं, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट करती हैं, वो एक अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्शन है और इस वजह से उनके इश्यूज़ हाईलाइट होंगे और एक सिस्टम लेवल पर आप चेंज की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद जो मैम वर्तमान में जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है, इसमें किस तरह के राइट्स की बात हो रही है? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है इंटरसेक्शनैलिटी, जिसका मतलब है कि जो महिलाओं की आइडेंटिटी है उसको हम एज अ मोनोलिथ ना देखें। मतलब वो एक महिला ही नहीं है, उनकी मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, वो अलग क्लास से हो सकती हैं, अलग कास्ट से हो सकती हैं, अलग रिलीजन से हो सकती हैं, वो किसी ऐसी कंट्री में हो सकती हैं जहाँ पर वॉर चल रही है। तो इन सब के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे और इसके लिए जो सोल्यूशन होने चाहिए वो भी अलग होने चाहिए। इसके साथ ही आप जो जेंडर को जिस तरह से देखा जाता रहा है एक बाइनरी के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट होता है, क्योंकि आप LGBTQ जैसे जो ग्रुप हैं वो एक्टिव होते हैं और वो भी अपने राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर अब जो वुमेन राइट्स मूवमेंट का पर्पस है और जो उनकी मांग है वो चेंज हो रही है और अकॉर्डिंगली नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी
जो इनिशिएटिव हैं वो उसी डायरेक्शन पे शेप हो रहे हैं। हाँ मैम, जब हम वुमेन राइट्स मूवमेंट की अभी तक हमने बात की है और आपने डिफरेंट वेव्स के बारे में बताया है, लेकिन अगर हम इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में कोई भी बड़ा एक महिला अधिकारों को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? मुझे ये लगता है कि जो स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को पहले से सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए, जो कि वर्ल्ड ओवर अगर आप हिस्ट्री में देखें तो यही कारण रहे हैं विमेन राइट्स मूवमेंट के लिए। उसके साथ ही मुझे लगता है कि जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उनका जो फोकस था वो कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट रहा था। पर ये कहना सही नहीं होगा कि कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि आप 1970s के बाद में विमेन राइट्स मूवमेंट को लेकर एक रिसर्जेंस देखते हैं, क्योंकि जो जैसे कंट्री आगे बढ़ती है और हमें वॉर का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं वर्कफोर्स का हिस्सा बनती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में वो आती हैं। तो उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जैसे सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने वुमेन के सोशल राइट्स को लेकर आवाज़ उठाई, बेसिकली जो वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही थी। या आप चिपको मूवमेंट जैसे इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में भी सुनते हैं, जहाँ पर महिलाओं ने जो स्टेट की प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जिसका रूट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ही रहा था। उसके साथ ही आप हमारी कंट्री में एक पहली महिला प्रधानमंत्री को भी देखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ हो या ग्लोबल साउथ हो, लीडिंग पोजीशन में महिलाएं इतनी नहीं, कम थी। और 1990s में 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी पास होता है, जहाँ पर लोकल लेवल पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और अगर हम रिसेंटली इनैक्टेड विमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात करें तो महिलाओं को अब रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में भी दे दिया गया है। मैम, हमने भारत के संदर्भ में हमने समझ लिया है कि क्योंकि लगातार ही स्वतंत्रता के बाद से हम महिलाओं को संविधान में भी और विभिन्न कानूनों के माध्यम से भी, साथ में कुछ एक कानून जैसे घरेलू हिंसा को लेकर के और दहेज प्रथा के प्रतिबंध को लेकर के अलग अलग कानून हम बनाते रहे हैं, जिससे कि कोई बड़ा आंदोलन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। मैम, अगर हम महिला अधिकारों की और महिला आंदोलन के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें बता पाएंगे जो वैश्विक स्तर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं नरगिस मोहम्मदी जी के अलावा? जी, अगर हम ईरान की ही बात करें तो शिरीन आबादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला रही हैं, जिन्होंने नरगिस मोहम्मदी को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। उन्हें 2003 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। वो एक ईरान की पहली महिला जज थी और उन्होंने विमेन राइट्स के लिए काफ़ी स्टेप्स वहाँ पर लिए थे। और इस एग्जाम्पल से हम कहीं ना कहीं ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर महिलाएं इम्पॉर्टेंट जो पावरफुल पोजीशन है वहाँ पर होती हैं, किस तरह से वो बाकी महिलाओं को इंस्पायर कर सकती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए भी कदम उठा सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी नेबरिंग कंट्री से ले सकते हैं, मलाला यूसुफजई का, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से इंटरसेक्शनैलिटी की जो हमने बात करी थी, कि कैसे जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पर महिलाओं के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर उनके चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ मैम, जैसे अभी फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है इसराइल का, तो वहाँ पर महिलाएं जो हैं उनके अलग चैलेंजेस हैं, जो भारत में रह रही हैं उनके, या फिर जो यूरोप में हैं या फिर उत्तरी अमेरिका में हैं, उन महिलाओं के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग उनके क्लास के हिसाब से, उनकी रेस के हिसाब से उनके जो चैलेंजेस वो अलग अलग हो सकते हैं। अब मैम, हम हमारे डिस्कशन को एंड की तरफ ले जाते हैं, तो जो वुमेन राइट्स मूवमेंट है इसके फ्यूचर को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जैसे कि हमने एक डिस्टिंक्शन को लेकर हम चले हैं महिलाओं के प्राइवेट स्फेयर और पब्लिक स्फेयर को लेकर, जिसके अनुसार डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी आई थी। तो महिलाओं के प्राइवेट स्फेयर में अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं भारत की ही बात करूँ तो उनकी मैरिज को लेकर जो कस्टम्स हैं, जैसे जो डावरी सिस्टम है, वो अभी भी प्रेवलेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज़ हमारे सामने अभी भी हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्रैक्टिस होता है। और इमर्जिंग चैलेंज में अगर मैं कहूँ तो जो अभी की जनरेशन है, जो एक डिजिटल एज में
जो पैदा हुई है, उनके सामने एक अपने चैलेंजेस हैं, जहाँ पर साइबर बुलिंग जैसे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। अगर मैं पब्लिक स्फेयर की बात करूँ तो महिलाओं के सामने वर्क प्लेस में इक्वालिटी को लेकर या उनकी इक्वल वेजेस को लेकर, ग्लास सीलिंग जैसे जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर वो अभी भी चैलेंज फेस कर रही हैं। तो इस तरह के एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग चैलेंजेस के लिए इंटरनेशनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट्स को साथ में आना होगा। बीजिंग डिक्लेरेशन एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो 1995 में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई थी, उसमें पास हुआ था, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है या वायलेंस है, उसको लेकर एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या नेशनल गवर्नमेंट्स हैं या NGOs हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से इन सबको साथ में आकर एक इंक्लूसिव वे में महिलाओं के अधिकारों के लिए स्टेप्स लेने हैं। और जो इंटरसेक्शनैलिटी की मैं बात कर रही थी कि जो स्टेप्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए अलग अलग सोशल लोकेशन में जो महिलाएं हैं उनके चैलेंजेस के हिसाब से। हाँ मैम, क्योंकि सभी के लिए एक तरह के कानून या एक तरह के जो स्टेप्स हैं वो नहीं हो सकते हैं। जिनकी जैसी समस्या है उसी तरीके के उनको समाधान भी हमें देने चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही मैम इसके अलावा हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी फैमिली में भी वुमेन राइट्स को लेकर के और महिलाओं के इक्वल अधिकारों को लेकर के भी उसको भी कहीं ना कहीं बच्चों को छोटे लेवल से ही या प्राथमिक स्तर से ही उन्हें समझाना चाहिए। जी, और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन के लिए, चाहे वो फैमिली है या स्कूल्स हैं, वो किस तरह से मेल्स और फीमेल्स को कंडीशन करते हैं एक दूसरे के राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए। मैम, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सौरभ। आशा है आप सभी को विजन संवाद का यह अंक पसंद आया होगा। हम इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन लाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।